इम्पोर्टेड आइटम्स नामंजूर। हुकूमत ने मुआशी प्लान मुरतब कर लिया। तमाम लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क को मुकम्मल इस्तेहकाम की तरफ लाने का प्लान मुरतब किया जा चुका है। हंगामी सूरत हाल में अवाम को कुर्बानी देना होगी। ये भी कहा कि इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन्स, फ्रोजन फूड, ड्राई फूड, कन्फेक्शनरी अशिया और दीगर चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है। वज़ीर इत्तलात ने दावा किया कि दरामदात कम करने से सालाना 6 अरब डॉलर की बचत होगी। तमाम वो आइटम्स जो आम आवाम के इस्तेमाल में नहीं है, बल्कि वो लग्जरी आइटम्स हैं, वो नॉन एसेंशियल जिनको गैर ज़रूरी आइटम्स कहा जाता है, उसकी इम्पोर्ट पर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। एक इमरजेंसी सिचुएशन है मुल्क के अंदर और इस वक्त पाकिस्तानियों को कुर्बानी देनी पड़ेगी एक इकोनॉमिक प्लान के तहत। इसके अंदर बड़ी गाड़ियां मुकम्मल तौर पर बैन की जा रही हैं, मोबाइल फोन्स मुकम्मल तौर पर इम्पोर्टेड बैन किए जा रहे हैं, होम अप्लायंसेज मुकम्मल तौर पर इम्पोर्टेड बैन कर दी गई हैं, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है, क्रॉकरी की तमाम आइटम्स बैन कर दी गई हैं और प्राइवेट वेपन्स जो है इम्पोर्टेड वो बंद कर दिए गए हैं। शूज वो भी कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। जो शैंडलियर्स और लाइटनिंग के इक्विपमेंट्स हैं मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए हैं। डेकोरेशन पीसेस जो फूड आइटम्स में सॉसेस हैं, फ्रोजन मीट है, फ्रूट्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। सैनिटरी वेयर मुकम्मल तौर पर बंद। जो डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स हैं मुकम्मल तौर पर इंपोर्ट बंद कर दी गई है। फिश एंड फ्रोजन फूड, फिश जो है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कार्पेट्स जो है मुकम्मल तौर पर, प्रिजर्व्ड और फ्रूट आइटम्स भी मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए हैं। टिश्यू पेपर्स भी मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए हैं। फर्नीचर और जितना ये मेकअप और शैम्पूज का आइटम है इम्पोर्टेड, उसके ऊपर भी मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। जितनी कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में इम्पोर्टेड चीजें इस्तेमाल होती हैं मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। लग्जरी मैट्रेसेस और स्लीपिंग बैग्स पे मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। फ्रूट आइटम्स में जैम्स और जेलीज भी इंक्लूडेड हैं। बाथरूम वेयर, टॉयलेटरीज, हीटर, ब्लोअर्स, सनग्लासेस, किचन वेयर, एरिएटेड वाटर, फ्रोजन मीट, जूसेस, पास्तास, आइसक्रीम, सिगरेट्स, शेविंग गुड्स, लग्जरी लेदर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सैलून आइटम्स, चॉकलेट्स, तमाम चीजों के ऊपर मुकम्मल बैन लगा दिया गया। और ये तमाम चीजें 2 महीने के लिए जो इसका फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ये तमाम चीजें बैन करने के साथ साथ सालाना जो इसका है दीगर इकदाम करने के बाद वो $6 बिलियन सालाना इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी तफसील वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बता दी है। इस पर मुआशी माहिरीन क्या कहते हैं, ये राय भी हम ले लेते हैं। इकोनॉमिस्ट मोहम्मद सुहेल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मोहम्मद सुहेल साहब, अब ये जो मुआशी प्लान हुकूमत बता रही है, जो करने जा रही है, जिस तरह से वज़ीर इत्तलात ने दावा किया है कि दरामदात कम करने से सालाना 6 अरब डॉलर की बचत होगी, आपका तज्जिया क्या कहता है? क्या वाकई इतनी बचत हो सकती है? देखिए, तफसीलात देखनी पड़ेंगी कि क्या इन्होंने इसको बैन किया है या ड्यूटीज बहुत बढ़ाई हैं, मगर ये बात तो सही है कि पाकिस्तान की जो 70-75 बिलियन डॉलर की इम्पोर्ट है उसका कोई 10 से 20% जो है वो नॉन एसेंशियल लग्जरियस आइटम है। ये बहुत देर कर दी हुकूमत ने भी, बल्कि पिछली हुकूमत को भी ये करना चाहिए था, क्योंकि पिछले साल से ही हमें जून से जुलाई से ये करंट अकाउंट भी बढ़ गया था, इम्पोर्ट भी बढ़ गया था। तो मेरे ख्याल में देर आए दुरुस्त है, बट अब हमें देखना ये कि जो नोटिफिकेशन आता है उसमें क्या तफसीलात आती हैं, क्या ड्यूटीज आती हैं, उसको देख के अंदाजा लगाया जाएगा। मगर एक बात तो तय है कि पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल इस तरह के इक़दाम की वजह से बिल्कुल कंट्रोल हो सकता है। जी बिल्कुल सर, इस पर मजीद बात करने के लिए हमें खुर्रम शहजाद साहब ने भी ज्वाइन किया है। खुर्रम शहजाद साहब, जिस तरह से अब ये हुकूमत का फैसला सामने आया है, तो इस हवाले से क्या लगता है सर, हमें कर्ज़ों की अदायगी करनी है, ऑब्वियसली जो प्रेशर है डॉलर का वो उस हवाले से उस तनाजुर में ये फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो है इम्पोर्ट्स पे कर्व्स जो है वो ज़रूरी हैं, और इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि वो कहते हैं ना, डेस्परेट सिचुएशन नीड्स डेस्परेट मेजर्स। कि सिचुएशन इतनी इस हद तक पहुंची हुई है, डॉलर की सप्लाई इतनी कम है कि हमें कर्व्स लगाने हैं और आउटराइट बैन भी लगाने हैं। जैसे कि बड़ी गाड़ियां हैं, जैसे कि अभी अनाउंस भी हुआ है कि बड़ी गाड़ियां फिनिश प्रोडक्ट्स पे जो है वो बैन लगाया जाए, लग्जरी प्रोडक्ट्स पे बैन लगाया जाए। तो रफली कोई अगर आप देखें तो $1 बिलियन का फर्क पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें हैं उसमें जो कि लग्जरी आइटम्स में आती हैं, फूड से लेकर और दूसरे अशिया जो है वो यूज की हैं,
और उसके साथ साथ अगर आप वैसे फूड देखें, फूड जो हमने इम्पोर्ट किया है उसमें तो ऑफकोर्स और भी है, वीट भी है और भी बहुत सारी चीजें इम्पोर्ट की हैं, वो तकरीबन $7.7 बिलियन का है। और आप ये देखें कि जरूरी अशिया जो हमारी हैं जो इम्पोर्ट होती हैं उसका तकरीबन 80%, यानी इम्पोर्ट का 80 से 85% हिस्सा वो है जी जो हम या तो एक्सपोर्ट के लिए इम्पोर्ट करते हैं या खाने के लिए पीने के लिए करते हैं, और या लोकल मार्केट में नहीं होता, फ्यूल इम्पोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा। उसके अलावा जो है 10-15% हिस्सा जो तकरीबन कोई 4 से 5 बिलियन डॉलर्स बनता है जी, उस पर कर्ज लगाए जा सकते हैं और ये बचत हो सकती है। सर डॉलर की डबल सेंचुरी हो गई है, आप क्या समझते हैं कि इस इनिशिएटिव के साथ ब्रेक लग पाएगा कुछ डॉलर को? देखिए, दो हैं इसमें चीजें। एक तो ये कि डिप्रिसिएशन जब हो रही होती है या करेंसी की कदर में कमी हो रही होती है तो इम्पोर्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वजह से महंगी होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता रुकना खुद भी शुरू होती हैं। दूसरी बात ये है कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो रही है, तो शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के साथ एक उसका बिजनेस पे इम्पैक्ट तो नेगेटिव होगा, बट वो करेंसी को थोड़ा रोकने में जो है वो थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म जो है वो स्पाइक दे सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में या फिर आपको जो है 6-8 महीने में स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने की जरूरत पड़ेगी। खुर्रम शहजाद साहब, आपका रिएक्शन इसके ऊपर आ गया है। हमें इस वक्त हमाद अजहर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। हमाद अजहर साहब, हुकूमत ने इम्पोर्टेड आसाइश नामंजूर ये आज ऐलान कर दिया है, आप कैसे देखते हैं इस मुआशी प्लान को? क्या ये कामयाब होगा आगे चलकर? बिल्कुल भी कामयाब नहीं होएगा। उसकी वजह यह है कि जिन आइटम्स पे इन्होंने पाबंदी लगाई है उनका आपके टोटल जो 80-82 अरब डॉलर की इम्पोर्ट है उसमें तो उनका हिस्सा 1% भी नहीं बनता, 1.5% भी नहीं बनता। और आपका जो इस वक्त करंट अकाउंट का खसारा है नॉन ऑयल वो 1 अरब डॉलर से भी कम है। तो इस वक्त तो जो ज्यादातर आपकी इम्पोर्टेड आइटम्स में मुश्तमिल है वो उसमें ऑयल प्रोडक्ट सबसे नंबर 1 है, फिर मशीनरी है, फिर कुछ ट्रांसपोर्ट की आइटम्स हैं, उसके अंदर दवाइयाँ हैं, असेंशियल आइटम्स जो है 90% तो वही। लेकिन हमाद साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा ये कह रही हैं कि इस इकदाम से सालाना 6 अरब डॉलर की बचत होगी, वो ये कह रही हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कि इससे 6 अरब डॉलर की बचत होगी, ये फिगर्स उनके पास गलत हैं। और बल्कि इससे आप देखेंगे कि स्मगलिंग में इजाफा होएगा और हुंडी के जरिए डॉलर जो है वो बाहर जाएंगे, मार्केट्स जो है उसके अंदर पैनिक का सिग्नल जाएगा और बाकी जो दुनिया है हम ये चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उन्होंने भी हमारी एक्सपोर्ट बंद कर दी तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? ठीक है। अच्छा सर, इस वक्त रुपए की कदर जमी बोस है, इंपोर्ट के पैसे देने हैं, तो सर कुछ डिफरेंस आ जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा इस इकदाम से? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कॉस्मेटिक मेजर है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, देखें आपका जो रुपया इस वक्त गिर रहा है उसकी वजह इकोनॉमिक फंडामेंटल्स नहीं है, उसकी वजह मार्केट के अंदर पैनिक और अनसर्टेनिटी है, लैक ऑफ डायरेक्शन है। जब तक उसको फिक्स नहीं किया जाएगा तो ये जो आप फ्रोजन फूड को बंद कर देंगे या मछली की इंपोर्ट जो है वो उसको बंद कर देंगे, ये तो ऐसे है कि जैसे टाइटैनिक डूब रहा है और आप उस पे वायलिन बजा रहे हैं उसके डेक पे खड़े होकर, ये तो इसका तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, जिस तरह से अभी आपसे पहले मोहम्मद सुहेल साहब इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने तो ये कहा कि देर आयत दुरुस्त आयत, पिछली हुकूमत को भी ये जो है टफ फैसले कर लेने चाहिए थे, अब किया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आ जाएगा। तो कैसे देख रहे हैं आप? देखें, वही मैंने आपको अर्ज किया ना कि जो अगर आप हमारी इम्पोर्ट का इस वक्त स्ट्रक्चर देखें तो नॉन ऑयल जो आपकी इंपोर्ट है ऑयल के अलावा वो असेंशियल इंपोर्ट पे मुश्तमिल है 90%, और उसके अंदर ये आइटमें जो हैं ये 1 या 2% से ज्यादा इनकी तादाद नहीं बनती। मोबाइल फोन आपने बंद किए, 3% सिर्फ मोबाइल फोन अब तैयार शक्ल में इंपोर्ट हो रहे हैं, बाकी तो सारी उनकी किट्स इंपोर्ट हो रही हैं। 97% मोबाइल फोन तो अब पाकिस्तान में बन रहा है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के बाद। तो ये चीजें इनकॉन्सिक्वेंशियल हैं। ये अगर इंपोर्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो जिन चीजों को बैन किया है उनकी मिकदार बहुत थोड़ी है आपके इंपोर्ट बिल में और उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हमाद अजहर साहब, आपने इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम मलिक साहब, हुकूमत ने अपना मुआशी प्लान ये बताया है कि जितनी इंपोर्टेड अशिया हैं उन सब के ऊपर बैन लगा दिया है और हुकूमत का ये भी दावा है कि इससे 6 अरब डॉलर का फ़र्क पड़ेगा, बचत होगी। लेकिन हमाद अजहर साहब अभी हमारे साथ थे तो वो ये कह रहे थे कि इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमाद अगर बात मेरे ख्याल में दुरुस्त कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। हुकूमत ने जो तवक्को रखी है इंपोर्ट कट करने की वो एनुअल बेसिस पे $6 बिलियन है पर मंथ। जो टोटल हमारा बिल है वो इस वक्त 6 अरब डॉलर से ज्यादा है और उसको हम सस्टेनेबल बेसिस पे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि बरामदात आपकी एट बेस्ट होंगी $31 बिलियन और उसके मुकाबले में इस साल जो इम्पोर्ट की तवक्को है वो है $76 बिलियन। तो अब $76 बिलियन में से तो 1 अरब डॉलर भी बचा लें तो बड़े कमाल की बात है। तो यहाँ तो टारगेट 6 अरब डॉलर वो कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस टारगेट नहीं है, अचीवेबल है क्योंकि हर महीने अगर आप
कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लगाएं तो फूड आइटम्स की इंपोर्ट जो स्मगल हो रही थी अफगानिस्तान, उसको अच्छे तरीके से चेक करके, गाड़ियों की जो बिल्ट अप यूनिट कम्प्लीटली CBUs आ रहे हैं बाहर से, कम्प्लीटली बिल्ट अप यूनिट, उसकी इंपोर्ट्स को चेक करके, और मोबाइल फोन से $500-600 मिलियन आई थिंक इज अ रियलिस्टिक टारगेट। और इन्हें ये पहले दिन करना चाहिए था। जो ये कह रहे हैं कि ये नॉन कॉन्सिक्वेंशियल होगा, ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमारे पास इश्यू ये है कि इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज में पैसे ही कोई नहीं है। तो आप तो अगर $1 अरब भी बचाते हैं तो वो भी अचीवमेंट है। तो दे शुड डू वट एवर इज पॉसिबल अपना फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ाने के लिए। तो जो भी स्टेप हो उसको वेलकम करना चाहिए, उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। अच्छा, हमाद अज़हर साहब इससे पहले ये भी गुफ्तगू कर रहे थे कि ये जो फॉर्मूला है ये इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप क्या समझते हैं? क्योंकि दूसरी जानिब जो वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब हैं वो ये कह रही हैं कि भाई हंगामी सूरत हाल है और अब कुर्बानी देनी पड़ेगी कौम को। हंगामी सूरत हाल है क्योंकि आप डिफॉल्ट के सर के ऊपर खड़े हैं। ये जो $10 अरब हम कह रहे हैं हमारे पास रिजर्व है, $10.3 अरब का आखिरी नंबर था जो रिपोर्ट हुआ था स्टेट बैंक की जानिब से 6 मई को। तो वो $10.3 अरब भी अपने नहीं है, वो उधार के पैसे हैं, कुछ सऊदी अरब से पकड़ा हुआ है, कुछ चाइना से, कोई UAE से, और शर्त यह है कि उसको सिर्फ हम रिजर्व में रखेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में आप बिल्कुल डिफॉल्ट के दाने के ऊपर है, आपके पास ज्यादा मार्जिन नहीं है और ब्रीथिंग स्पेस भी नहीं है। तो आप तो सांस लेने की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं। अच्छा नदीम मलिक साहब, आपको क्या लगता है कि इस फैसले के बाद डॉलर के ऊपर जो बढ़ता हुआ दबाव है वो कुछ कंट्रोल में आएगा, कुछ रुक पाएगा? फौरी तौर पर नहीं रुकेगा जी, क्योंकि जब तक IMF ऑन बोर्ड नहीं आएगी बेयकीनी नहीं खत्म होगी, और एक सियासी बेयकीनी का खात्मा करना जरूरी है। हुकूमत में रहना है या घर जाना है, ये फैसला करे शहबाज शरीफ की हुकूमत। IMF से एग्रीमेंट करना है तो आपको पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, वो बढ़ाएं। अगर इतनी कमजोर टांगे कांप रही हैं इनकी तो फिर इनको हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। फैसले ले और आगे बढ़े। नदीम मलिक साहब, हमाद अज़हर साहब हमारे साथ ही हैं, वो इसमें कुछ पॉइंट भी ऐड करना चाह रहे हैं। हमाद साहब बोलिए। पहले तो ये सारे जो इन्होंने आज आइटम्स बैन किए हैं ना, ये जब हम होते थे ना तो तभी ये हमारे सामने ये आया करता था प्रपोजल और चंद लोगों से। वो जो रिग्रेसिव सोच है पुरानी, 50 साल पुरानी, और हमने ये सारे नंबर्स बार बार देख लिए हैं। ये $6 अरब की इन आइटम्स की इम्पोर्ट नहीं है, ये सारी ऑब्सोलीट फिगर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ जो आपकी मोबाइल फोन हैं वो 97% जो है अब इस साल वो लोकल असेंबल हो रहे हैं, और CBU सिर्फ 3% रह गए हैं। इसी तरह बाकी आइटम्स, फ्रोजन फूड और ये $50 मिलियन, $60 मिलियन, सारे आइटम्स को हमने देख लिया था। और इससे जो मैसेज जाता है आउटसाइड वर्ल्ड को और विदिन मार्केट्स, वो पैनिक का जाता है, उससे नुकसान ज्यादा होता है। आपका इस वक्त नॉन ऑयल करंट अकाउंट डेफिसिट $1 अरब से भी कम है। मार्च के महीने में नॉन ऑयल आपका करंट अकाउंट सरप्लस। तो इन सारी इंपोर्ट के स्ट्रक्चर को और नंबर्स को अगर देखें, ये एक कॉस्मेटिक और ऑप्टिक्स के लिए ये मेजर है, इस पीछे कोई। हाँ, अब दूसरा सवाल कि डॉलर जो है वो आया रुकेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि डॉलर आज अगर आपका महंगा हो रहा है, रुपया अगर आपका पिट रहा है, वो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की वजह से नहीं है, वो मार्केट में अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ डायरेक्शन और कंफ्यूजन और पैनिक की वजह से है। जब तक आप उस चीज को एड्रेस नहीं करेंगे तो ये आपका रुपया क्या, कोई भी मार्केट जो आपकी हैं वो मुस्तहकम नहीं हो पाएंगी। ठीक है सर, तो फिर आप कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? ये जो अब फैसला लिया गया है और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि भाई अब कुर्बानी देनी पड़ेगी, हंगामी सूरत हाल है, आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं सर इस वक्त में? देखें, जो इस वक्त लोगों को डायरेक्शन चाहिए, सिम्प चाहिए मईशत की, वो ये नहीं चाहिए। लोगों को अभाम है कि आपका IMF के साथ मुआहदा हो रहा है या नहीं हो रहा। लोगों को अभाम है कि आपने ऑयल और डीजल की कीमत बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। कोई एक फैसला करने ना, दोनों तरफ मेरिट्स और डीमेरिट्स तो बाद में डिस्कस होंगे, लेकिन वो फैसला साजी नहीं हो रही। इतनी ज्यादा जब कंफ्यूजन है, लोगों को ये कंफ्यूजन है कि इसाक डार लंदन से बैठ के मईशत चला रहे हैं या मिफ्ता इस्माइल जो है। लेकिन हमारे साहब अभी मौजूदा हुकूमत तो ये भी कह रही है कि डॉलर के बढ़ने की वजह इमरान खान है और गुज़िश्ता हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसीज हैं उसकी वजह से ये डॉलर की कीमत बढ़ रही है। देखिए, जो मौजूदा हुकूमत कह रही है वो तो आप देखना टैक्स पेयर के पैसे पे इश्तेहार चलाया, उसमें इन्होंने एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और पॉवर्टी का जो डेटा दिया उसका कोई सोर्स ही नहीं है। मतलब वो बिल, और उसके अगले दिन ही आदादोशुमार जो सरकारी निकलेगी कि 6% इकोनॉमिक ग्रोथ वो दूसरे साल में अचीव कर ली। 2001 के बाद 21 साल के बाद 2 साल में मुसलसल इतनी ग्रोथ हुई, यानी कि आपस में इनके जो आदादोशुमार है वो मैच नहीं कर रहे। ठीक है, बिल्कुल। तो वो तो उनकी बात को तो हम तवज्जो नहीं दे सकते, लेकिन जो लोगों को इस वक्त चाहिए ना फैसला साजी, वो ये फैसला साजी नहीं है, इससे तो एक आने का फर्क नहीं पड़ना। ठीक है। अच्छा सर, बिल्कुल नदीम मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नदीम साहब, आपने भी सुना होगा कि हमाद अज़हर जो है वो ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ तो इसलिए हो रहा है कि कुछ चीज़ें अनसर्टन है, स्टेबिलिटी नहीं है, क्या कमेंट करेंगे सर?
देखिए हमाद अगर एक बात दुरुस्त कह रहे हैं कि सियासी बेयकीनी बड़ी कीमत है, लेकिन वो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज को रूल आउट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं शायद कि उसके ऊपर जिस सतह के ऊपर इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज है वो ये हुकूमत जाते हुए यहीं पे छोड़ के गई है। इंपोर्ट्स को इन्होंने बहुत खोला था, उसके नतीजे में टैक्सेस ऊपर गए, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान का ऊपर नहीं गया। हालांकि एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, लेकिन इंपोर्ट्स उसके मुकाबले में 2 गुना बढ़ रही हैं। अब हुकूमत के पास जो इकोनॉमिक फैसला साजी है उसमें उन्होंने बहुत कमजोरी दिखाई है। उसके ऊपर सख्त तनकीद करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अदम इत्मीनान इसलिए किया था कि इमरान खान की हुकूमत मुश्किल इक्तिसादी फैसले नहीं कर पा रही और पाकिस्तान डूबता जा रहा है, इन्फ्लेशन बहुत है, महंगाई बहुत है, रुपया गिरता जा रहा है। ये तनकीद थी और जायज तनकीद थी, लेकिन अपने आके 4-5 हफ्ते से सिर्फ यही फैसला नहीं कर पाए कि IMF का प्रोग्राम रिस्टोर कैसे करना है। और उसमें एक पोलिटिकल वल्नरेबिलिटी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों के ऊपर है, जलसे जुलूस कर रहे हैं इमरान खान। तो खौफ इनको ये है कि अगर हमने 20-25 रुपए या 30 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई, जो मिनिमम बढ़ानी पड़ेंगी, उसके बगैर IMF की एग्रीमेंट रिस्टोर नहीं होगी, तो वो बढ़ाएंगे तो अगले दिन इमरान खान के जलसे में वो और नारे लगेंगे कि इन्होंने डीजल महंगा कर दिया। डीजल तो पहले ही मौलाना फजल रहमान को नारे। अच्छा नदीम मलिक साहब, यहाँ पर आपको रोकते हुए एक सवाल भी आपके पास छोड़ूंगी कि क्या आपने कहा कि कुछ इनिशिएटिव लेना बेहतर है, लेकिन हमाद अजहर साहब कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है कि टाइटैनिक डूब रहा है और आप उसके ऊपर खड़े होकर वायलिन बजा रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ का ट्वीट है वो उसमें शामिल कर लें। वजीर आजम कहते हैं कि लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी, ज़र मुबादला की इससे बचत होगी। PTI हुकूमत आग लगा कर गई है। वजीर आजम ने यह भी कहा है कि हम किफायतशारी पर सख्ती से अमल करेंगे। आसूदा हाल लोगों को इस मुहिम में एक मिसाल बनना होगा, मसाइल का शिकार हम वतनों को महंगाई की आग से बचाया जा सके। नदीम मलिक साहब, इस पर भी आप चाहें तो कॉमेंट कीजिएगा और उस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। मैं पहले सियासी बेयकीनी की तरफ आता हूँ। शहबाज शरीफ ने ये जो फैसला अब लिया है, ये इनको 1 महीना पहले डे 1 लेना चाहिए था। इनके जो मिनिस्टर्स थे जितने, या शायद खान अब्बासी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनमें भी ख्वाजा आसिफ में जो खुर्रम दस्तगीर हैं, उनके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल में पहले दिन से क्लैरिटी थी कि हमें पेट्रोलियम मसनूआत को एडजस्ट करना है, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा इशू था कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कुछ पड़ा नहीं था, वो इंपोर्ट का दबाव बहुत ऊपर था। ये लोग एक सियासी कमजोरी का शिकार हुए हैं इसके ऊपर और फैसला नहीं कर पाए, क्योंकि इनको खौफ ये था कि हम इधर से कीमतें बढ़ाएं, महीने बाद हुकूमत गिर जाए तो ये सारा मलबा हमारे ऊपर आ पड़ेगा कि कीमतें आप ले गए पेट्रोलियम की 200 रुपए के ऊपर और साथ अब आप आ गए इलेक्शन सर के ऊपर, तो वोट कौन देगा आपको? ये डावाडोल हो गए, कमजोर पड़ गए। तो मेरे ख्याल में स्टेक होल्डर्स, जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, बशमूल इमरान खान, PTI, इनको इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर आपस में कुछ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी पाकिस्तान की डूब रही है। शहबाज शरीफ या इमरान खान की नहीं डूब रही, पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही है। मुश्किल में एक आम आदमी पड़ गया है, और अगर पेट्रोलियम मसनूआत आप एडजस्ट नहीं करते, IMF ऑन बोर्ड नहीं आता, तो आपके जो फ्रेंडली बायलैटरल कंट्रीज थे, सऊदी अरब, चाइना, UAE, जिनसे आपको डॉलर्स मिल जाते थे या तेल मिल जाता था उधार के ऊपर, वो भी नहीं दे रहे। वो कहते हैं IMF ऑन बोर्ड आएगा तो देंगे। तो आपको टाइटैनिक की अगर उन्होंने टर्म यूज किए, मैंने सुना नहीं, तो टाइटैनिक डूबता नजर आ रहा हो तो आप बचाएं, नहीं तो फिर आप साथ डूब जाएंगे। ये टाइटैनिक को बचाने के लिए हाथ पांव मारने पड़ते हैं, और हाथ पांव मारने चाहिए, और इनको दबाव में लाना चाहिए, जोर डालना चाहिए कि आपको फैसले लें। जिसका आप कहते थे कि इमरान खान ने फैसले नहीं लिए, गलत फैसला किया था इमरान ने, जो 10 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की थी, तो अब सही फैसला करने की हिम्मत दिखाए। क्यों सियासी कमजोरी का मुजाहरा कर रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, हमाद अजहर साहब और खुर्रम शहजाद समा से इस अहम इशू पे गुफ्तगू कर रहे थे। डॉलर की ऊंची उड़ान पर काबू पाने का जतन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में उन्हें रुपए की बेकदरी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने डॉलर की कीमत को मुस्तहकम रखने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। बात कर लेते हैं, उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, हंगामी तौर पर क्या इक़दामात बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये आला सतह का इजलास है जिसमें खजाना, पेट्रोलियम, इक़्तिसादी अमूर के वज़रा और हुकाम शरीक हैं। वज़ीर आज़म को डॉलर की उड़ान और रुपए की बेकदरी पर
ब्रीफिंग दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मामले का भी जायजा लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म को पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे और जो सब्सिडी दी जारी है उससे आगाह किया गया और वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से गरीबों की मुश्किलात में इजाफा हुआ। पिछड़े हुए तबके का हर हाल में ख्याल रखना होगा और ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जिससे गरीबों का बोझ ना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म ने डॉलर की कीमतों को मुस्तहकम रखना नागज़ीर करार दे दिया और माशी टीम को हिदायत की है कि ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिससे ये उड़ान मज़ीद ऊंची न हो। और वज़ीर-ए-आज़म के कौम से मुमकिन ख़ताब के नुकात पर भी मुशावरत की जा रही है। इजलास अभी भी जारी है और एक हिकमत अमली जो है वो पूरा बज़ात पर तय की जाएगी और पॉलिसी जो है वज़ा करके जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि पॉलिसी सामने लाई जाए। उस्मान, तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो इस वक्त दोहा में मौजूद हैं, उनसे की थी और इस पर डिस्कशन की थी कि ये जो वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत जिसकी क़यादत जनाब शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं वो इस मामले में इंतहाई संजीदा है। जो मतलूबा महारत है अल्लाह ताला के करम से वो भी मौजूद है और जो कोऑर्डिनेशन चाहिए वज़ारत पेट्रोलियम और वज़ारत ख़ज़ाने के साथ वो भी मौजूद है। हम अपनी पूरी तवानाई और पूरे वलवले के साथ कोशिश जारी रखे हुए हैं कि पाकिस्तान के मालियाती मामलात, पाकिस्तान की तवानाई के मामलात, उनमें एक तवाज़ुन और तसलसल, मैं फिर दोहराया, हमें तवाज़ुन और तसलसल की तरफ हम जाना चाहते हैं ताकि एक प्रेडिक्टेबिलिटी आए पाकिस्तान की एनर्जी सप्लाई में भी और साथ ही जो हमारे पब्लिक फाइनेंसेस हैं उनमें भी बेहतरी आए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपके सामने इस वजह से आज आपको तकलीफ़ दी है कि आज मैं दोपहर में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहा था, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम कम से कम 2.5-3 साल से हुकूमत में हैं। इस वजह से वो तमाम लोग जो 4 साल तक हुकूमत में रहे हैं वो आज हमारे हुकूमत में आने के 4 हफ्ते या 5 हफ्ते के बाद अपने ही वक्त की तमाम जो की हुई चीज़ें हैं उन पे सवालात उठा रहे थे। कोई भी चीज़ ठीक करने के लिए आप बताइए 4 हफ्ते, यानी हमें अपनी मिनिस्ट्री संभाले 2 हफ्ते, गालिबन 2 हफ्ते हुए हैं, 2.5 हफ्ते हुए हैं, तो वो तमाम कारकर्दगी जिसके ज़िम्मेदार वही वज़ीर थे जो बराजमान थे इन वजारतों पे, आज सवालात पूछ रहे थे ऐसे जैसे हम 4 साल से मिनिस्ट्रीज चला रहे हैं और वो ऑपोजिशन में बैठे। तो खैर मुझे हैरत हुई, तो मैंने सोचा कि आज आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएं। तो मैं आपको याद करवाना चाहता था वो वक्त 2013 का, जब इस मुल्क में शहरी इलाकों में 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी और दही इलाकों में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। और हमने फिर 2018 तक 11,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली लगाने के बाद लोड शेडिंग 0 कर दी थी। और उसके बाद आपको बताया खुर्रम दस्तगीर साहब ने कि सिर्फ ईंधन ना फराहम होने की वजह से 8,900 मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ नंबर्स थे, 9,000 मेगावाट तक बिजली बंद रही है, जिसमें बड़ी जो उसकी वजह थी वो हमारे कारखानों को जिस ईंधन की ज़रूरत थी वो ना होना सबसे बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से लोगों को लोड शेडिंग होती रही। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। नवंबर के महीने के अंदर हमें 400 MMCFD गैस चाहिए थी। अब जिनको MMCFD नहीं पता वो छोड़ दें इस बात को, 400 समझ लीजिए हमें चाहिए थी और उस वक्त 200 गैस के यूनिट और 260 खरीदे गए, 265 खरीदे गए। बाकी क्यों नहीं खरीदे गए, किसी के पास उसका जवाब नहीं है। दिसंबर के महीने में हमें ज़रूरत थी 475 की और 250-255 खरीदे गए। बाकी क्यों नहीं खरीदे गए, किसी के पास जवाब नहीं है। जनवरी के महीने में 510 MMCFD की हमें ज़रूरत थी और 134 खरीदे गए। कितनी ज़रूरत थी, 510 की, खरीदे कितने गए, 134। बाकी क्यों नहीं खरीदे गए, किसी के पास जवाब नहीं है। फरवरी के महीने में 350 चाहिए थे MMCFD और खरीदे गए 270-75। बाकी क्यों नहीं, यानी किसी बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं। और आज वही लोग जिनकी ये जिम्मेदारी थी यहीं या कहीं बैठकर आप ही लोगों को ये बता रहे थे कि हम ज़रा आपको 4 साल की दास्तान सुनाएं कि इस वक्त मुल्क में जो नाकामियां हो रही हैं वो नाकामियां क्यों हो रही हैं। तो बड़ी हैरत हुई। आपको बताया खुर्रम साहब ने कि हमने इजाफी खरीदे हैं, कार्गो 4 खरीदे हैं, इजाफी 3 और खरीद चुके हैं जून के लिए, यानी 1200 MMCFD जिसकी हमें ज़रूरत है
मई के महीने में वो भी पूरी तरह से खरीदे जा चुके हैं और 1200 MMCFD जिनकी हमें जून में ज़रूरत है वो भी पूरी तरह से खरीदे जा चुके हैं। यानी जितनी हमें LNG की ज़रूरत है वो तमाम LNG हम खरीद चुके हैं, लेकिन महंगी कीमत पर। अब सवाल ये पैदा होता है, भाई महंगी कीमत पर क्यों खरीदे? उसकी वजह यह है कि जब आपको $4 या $5 की LNG मिल रही थी तो आपने नहीं खरीदी। अब 25, 22, 25, $24 की LNG मिल रही है जो लोड शेडिंग खत्म करने के लिए खरीदनी पड़ रही, मगर कोई नहीं बता सकता कि जब $4 या $5 की या 6 की या 8 की बिक रही थी मार्केट में LNG तो उस वक्त क्यों नहीं खरीदी? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। यह भी मैं आपको बताऊं, हमने LNG खरीदी ना, आज मैं देख रहा था जिस टर्मिनल से वो LNG होती है, ये माया यानी लिक्विड फॉर्म में आती है, फिर हम उसको गैस में चेंज करते हैं, उसके लिए कारखाने लगाए जाते हैं जिनको LNG की गैसिफिकेशन के कारखाने कहे जाते हैं। हमारे एक टर्मिनल के ऊपर हमारा मुआयदा ये था कि 41 सेंट के ऊपर हम रीगैसिफाई करवाएंगे, या 42 सेंट, मैं भूलता हूँ, 41 या 42 सेंट्स पर मिलियन BTU रीगैसिफिकेशन की कीमत थी। हमारे भाइयों ने 94 सेंट यानी दुगनी कीमत के ऊपर उसे रीगैसिफाई करवाया। टर्मिनल नंबर 2 के ऊपर जहां पे हमने 40 सेंट देने थे वहां पे तकरीबन $1 दिया। क्यों दिया $1? क्यों वहां पे गैसिफाई नहीं करवाया? किसी के पास कोई जवाब नहीं। गर्दिशी कर्जों का आपने जिक्र किया कि 1100 अरब के करीब थे 2018 में, अब 2500 होने वाले हैं, 2640 अरब हो चुके हैं, यानी 2.6 ट्रिलियन के गर्दिशी कर्जे हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? किसी के पास कोई जवाब नहीं। 1 रुपए की जब कदर खोई रुपए ने तो हमें 4 अरब का तब नुकसान हुआ। 80 रुपए डिवैल्यूएशन की गई जिसके नतीजे में हमें तकरीबन 300 से 400 अरब रुपए का बोझ उठाना पड़ा। यह पॉलिसी के जरिए डिवैल्यूएशन की गई। यह स्टेट बैंक की भी पॉलिसी थी, वजारत खजाना की भी पॉलिसी थी। क्यों यह पॉलिसी बनाई? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जो हमारे लॉसेज हैं उसकी वजह से 100 अरब का बोझ गरीबों पर पड़ा। कलेक्शन ना होने की वजह से 200 अरब का बोझ लोगों के ऊपर पड़ा। सवाल पूछें, ये 600 अरब का बोझ गरीबों के ऊपर आपने क्यों डाला? किसी के पास जवाब नहीं है। बिजली की पैदावारी जो कीमत थी, जब हम गए हैं हमें इन्होंने क्या कहा आपको याद है? कि हमने बड़े महंगे कारखाने लगाए। यही कहा जाता था ना कि इन्होंने बड़े महंगे कारखाने लगाए। जब वो महंगे कारखाने 2018 में लग गए तो बिजली की कीमत थी ₹9.60 पैदावारी कीमत। अब बिजली की पैदावारी कीमत है ₹16.20। ये हमारे महंगे लगाए हुए कारखानों के ज़माने में ₹9.60 थी। ये ₹16 से बढ़ के ₹16.20, यानी ये कैसे हो गई? आपने तो तमाम सस्ते काम किए, महंगे काम तो हम करके गए थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुसद्दिक मलिक ने यह कहा है कि गर्दिशी कर्जे क्यों बढ़ रहे हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। LNG हमें महंगे दामों खरीदनी पड़ रही है, जितनी हमें LNG की ज़रूरत है वो खरीद चुके हैं। पाक फौज के अफसरान के नाम से सोशल मीडिया के जाली अकाउंट्स चलाने वाले पकड़े गए। मेजर जनरल फैसल मुश्ताक और मेजर जनरल असगर के हैंडल से अकाउंट्स जाली निकले। PTA ने दोनों अकाउंट्स बंद कर दिए। पाक फौज के ऑफिसर्स के नाम से सोशल मीडिया के जाली अकाउंट चलाने वाले पकड़े गए हैं। मेजर जनरल फैसल मुश्ताक और मेजर जनरल असगर के हैंडल से अकाउंट्स जाली निकले। PTA ने दोनों अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। इस अहम खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि आपको बताएं कि ये क्रैकडाउन हुआ है। मेजर जनरल फैसल मुश्ताक, मेजर जनरल असगर के अकाउंट्स जाली निकले। सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस की समाअत का आज का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत तक हुकूमत को ECL से मजीद नाम निकालने से रोक दिया। बात करते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन बताइए। देखिए 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये हुक्मनामा है जिसमें अदालत ने कहा है कि ECL के मुतालिक क्या तरीकाकार मौजूदा अपनाया जा रहा है। जो साबका तरीकाकार था उसमें कोई तरमीम की गई है या उसको ख़त्म कर दिया गया है। ना सिर्फ इस हवाले से सेक्रेटरी दाखिला वजाहत देंगे बल्कि जो ECL से मजीद नाम निकालने का सिलसिला है उसको अदालत ने कहा है कि जब तक अदालत हुक्म नहीं देती तमाम जो सिलसिला है वो स्टेटस को रहेगा।
साथ ही साथ अदालत ने जो नैब और FIA के तमाम रीजनल डायरेक्टर्स हैं उनको भी नोटिस करके उनसे तहरीरी तौर पर वजाहत मांगी है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस उनके रीजन्स में चल रहे थे उनके जो पिछले 6 हफ्तों में उनके हवाले से तमाम तफसीलात दी जाए कि उनके जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनमें से कितने लोगों की ट्रांसफर की गई हैं, कितनों को उधर से हटाया गया है और कितनों के हवाले से जो इक़दामात हैं वो चल रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि रिकॉर्ड भी फराहम किया जाए, तमाम जो रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। जुल्करनैन, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। हाई प्रोफाइल मुकदमात की तहकीकात में मुबैना मुदाखलत पर असखुद नोटिस की समाअत के दौरान 5 रुकनी बेंच के सख्त रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया, ये कार्रवाई किसी को मुल्जिम ठहराने या शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, फौजदारी निज़ाम और कानून की हुक्मरानी बचाने के लिए है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं असलम खोकर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज खुद नोटिस की समाअत के आगाज पर अटार्नी जनरल से इस्तिफ्सार किया। DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी को क्यों तब्दील किया गया? डायरेक्टर लाहौर मोहम्मद रिजवान को भी हटा दिया गया। तबादले के बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। खबरों के मुताबिक नैब का फौजदारी रिकॉर्ड गायब होना शुरू हो गया। 4 मुकदमात में रिकॉर्ड गुम होने की खबर भी है। चीफ जस्टिस का कहना था, खबरों के मुताबिक ECL से हजारों नाम निकाले गए। रूल्स में तब्दीली से 3000 अफराद को फायदा हुआ। इंसाफ के निजाम से कोई भी खिलवाड़ ना करे। हम आईन और अल्लाह को जवाब दे हैं। तारीफ की जरूरत है, ना तनकीद का खौफ। खामोश तमाशाई बनकर मामलात का जायजा लेते रहे हैं। ये सब बज़ाहिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत के मुतरादिफ है। पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, गारंटी चाहते हैं आइंदा ऐसा ना हो। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को तहरीरी तौर पर बताया कि उसे मुमकिन वजीर आजम या वजीर आला के एक मुकदमा में पेशी से रोका गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया, ECL से नाम निकालने का क्या तरीका कार अख्तियार किया गया? जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था, बज़ाहिर टारगेटेड ट्रांसफर और पोस्टिंग की गयी, इसलिए चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया। हाई प्रोफाइल केसेस में मुदाखलत कौन कर रहा था? क्या एक और जुम्मा नून लीग पर भारी पड़ने वाला है? इसी के साथ साथ सदर धमाके का मास्टरमाइंड कहां से हिदायत देता रहा? इस सारे मामले की तफसील आप जान पाएंगे प्रोग्राम 7 से 8 में। हाई प्रोफाइल केसेस में मुदाखलत कौन कर रहा था? एक और जुमा नून लीग पर भारी पड़ने वाला है। सदर धमाके का मास्टरमाइंड कहां से हिदायत देता रहा? देखिए प्रोग्राम 7 से 8 में। तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी। इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए कारकुन बरी गाला पहुंच गए। बरी गाला के बाहर खैमा बस्ती बसाली, कहते हैं अपने लीडर का हर हुक्म मानने के लिए तैयार हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां मौजूद इंसमा के नुमाइंदे असलम खोकर। जी असलम, बताइए कितनी तादाद है इन कारकुनों की और ये कहां से आए हैं और इनका कहना क्या है? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बनी गाला में और यहाँ पे खैमा बस्ती जो है वो बसा दी गई है। तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो इनका बताना है। ये लोग यहाँ पे आए क्यों हैं, इनसे हम पूछ लेते हैं। हमारा मकसद है जो इमरान खान मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं उसको कामयाब बनाना। खान साहब, हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह आपके लिए जान भी देने को तैयार हैं। कहा ये जा रहा है कि आप लोग इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आए मौजूद है। हम जो भी काम हमें खान साहब बोलेंगे हम हर काम के लिए तैयार हैं। सब अपनी अपनी जेब से खर्चा भी करने को तैयार हैं और इंशाल्लाह हर हद तक जाने को तैयार हैं। हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ऐलान कब होता है लॉन्ग मार्च का? तो हम KP से एक बड़ी तादाद जो है नौजवानों की यहाँ पे पहुंची और इनका ये कहना है कि वो इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे पहुंचे। असलम, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके पुराना गोली मार में और अंगी नाले का बंद टूट गया। इससे मुतालिक मजीद तफसील जानते हैं यासिर हुसैन से। यासिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन के नाले बड़ा बोर्ड के मुकाम पर, जो कि ये इलाका है जहांगीराबाद का। यहाँ जो तरक्याती काम नाले पे जारी था, उसके बाद जो नाले का गंदा पानी था वो उमट के इलाके और घरों में दाखिल हुआ है। मैं ऐसे ही एक घर के बाहर मौजूद हूँ जो मुतासरा घर है जिसमें गंदा पानी दाखिल हो गया है। उस घर के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हाल हुआ है उस घर का, कितना पानी जो है उस घर में गटर का जो है वो पहुँचा है, उनके घर वाले किस अजियत का शिकार है उस वक्त, और इनका सारा कीमती सामान जो है वो ख़राब हो गया है। ये वॉशिंग मशीन ये गंदे पानी में जो है वो पड़ी है। फ्रिज आप देख सकते हैं कि ये फ्रिज जो है वो जी बिल्कुल, यहाँ पे जो घर के मालिक हैं उनका कहना है कि ये पानी जो है अभी कम हो गया है, क्योंकि ये पानी जो है 3 से 4 फीट जो ऊंचा है वो खड़ा हो गया था। 3-3 फीट जो पानी आप निशान देख रहे होंगे कि 3-3 फीट तक जो है यहाँ पे पानी जमा हो गया था, जिसको अभी बड़ी मुश्किलों से निकाला गया है।
ये इनका बावर्ची खाना है जो कि 2 से 3 दिन हो गए यहाँ पर इसी तरह की सूरत हाल है। ये जो गंदा पानी है नाले का वो यहाँ पर घर के अंदर दाखिल हो चुका है। नाले में जो तरक्याती काम चल रहा था वो उसमें जो मट्टी इन्होंने जो मट्टी और कचरा नाले से निकालने की कोशिश की वो निकाल के उन्होंने बाहर की जानिब नहीं डाला बल्कि एक जानिब से उठाया और नाले के दूसरी जानिब फेंक दिया, जिसकी वजह से पानी जो है उमड़ कर सारा इलाके और इलाके मकीन के घरों में दाखिल हो गया, जिससे इलाके मकीनों का काफ़ी सामान जो है वो ख़राब हुआ है और लोग यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। जी यासिर हुसैन, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।